बेसिक्स ऑफ फिजिक्स और आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द फंडामेंटल फोर्स एक्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन इंटायर यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब क्या हुआ, एक फंडामेंटल फोर्स जो एक्ट कर रहा होता है बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं इस पूरे यूनिवर्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो सोलर सिस्टम के प्लेनेट्स के बीच में हो, या फिर दो चेयर के बीच में हो, या फिर दो ट्रीज़ के बीच में हो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हम कंसिडर कर सकते हैं वहाँ पे। तो जो फोर्स लग रहा होता है, नेचुरल फोर्स, फंडामेंटल फोर्स, वो क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है। ठीक है। अच्छा, कुछ बातें हैं इसकी जो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। द नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स। तो नेचर जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है, हमेशा अट्रैक्शन होता है, यानी हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है ना। ओके, वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, ये जो फोर्स है फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे वीकेस्ट होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कमज़ोर होता है। बाकी सारे फोर्सेस से क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं। क्या है ये? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स एंड दिस फोर्स बिहेव एज। मतलब क्या हुआ, हर एक ऑब्जेक्ट, कोई भी हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करें इस यूनिवर्स में, वो अट्रैक्ट कर रहा होता है एवरी अदर ऑब्जेक्ट, किसी हर दूसरे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, विद एक फोर्स के साथ। और ये जो फोर्स है वो किस तरह से बिहेव करता है वो नीचे डिस्कस करते हैं। तो बात ये हो रही है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को इस पूरे यूनिवर्स में अट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है ना। यानी हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। और जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स, वो किस तरह से बिहेव करता है, वो दो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला क्या है, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप दो ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, उनके जो मासेस हैं, उनके मासेस का प्रोडक्ट की क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना। यानी कि जो उनके बीच का गैप होता है, उनके बीच का डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये फोर्स होता है। तो एक तो हो गया मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, दूसरा क्या होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये इस तरह से बिहेव करता है फोर्स। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में। ओके, जो फोर्स होता है, फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट। मतलब जो फोर्स लग रहा होता है वो क्या हो रहा है, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होता है। मान लो अगर ये दो ऑब्जेक्ट हमारे पास, ठीक है ना, और इन दो ऑब्जेक्ट के ये सेंटर्स हैं। ओके, तो इन सेंटर से जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इस लाइन के अलोंग क्या लग रहा होता है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है। ठीक है ना। और ये इनके बीच का गैप ले लेते हैं डी। तो ये इस तरह से क्या करता है, बिहेव करता है ये। ठीक है। लेट टू ऑब्जेक्ट एक्स एंड वाई हैविंग मास m1 m2 एंड दे हैव सेपरेशन स्मॉल d बिटवीन देम, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन देम इज f। हम एक दो ऑब्जेक्ट कंसीडर कर ले रहे हैं, एक्स और वाई, और दोनों के मास हमने ले रखे हैं m1 m2, उनके बीच का सेपरेशन हमने कंसीडर कर रखा है d। अच्छा, जो सेपरेशन होता है वो सेंटर से होता है। ठीक है ना। छोटे ऑब्जेक्ट है तो बीच में ले लेते हैं, कोई इशू नहीं, बट और जो सेपरेशन होता है वो सेंटर से होता है। एक्स और वाई मास m1 है, इसका मास m2 है, उनके बीच का सेपरेशन क्या है, स्मॉल d है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, सेंट्रल फोर्स, जिसको लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर बोलते हैं, उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमने f ले रखा है। तो अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ फोर्स, जो f होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी f प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ठीक है। तो मासेस क्या हो गया, m1 m2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो m1 इंटू m2, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। ये क्वेश्चन वन हो गई। दूसरा बिहेवियर था इसका कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो ए प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है, डी यहाँ पे, तो ए प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। इक्वेशन टू हो गई। दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, जब दोनों इक्वेशन हम कंबाइन करेंगे तो देखिए एफ क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू होता है, अरे कॉन्स्टेंट आता है। प्रोपोर्शनल का जब भी साइन हटाता है तो क्या होता है, इक्वल होता है, कॉन्स्टेंट आता है। तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। और जो कॉन्स्टेंट होता है वो यहाँ पे हम जी लेते हैं, कैपिटल जी। जहाँ पे कैपिटल जी के बारे में बात की गई थी, फिर कैपिटल जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। चाहे अर्थ की बात करो, चाहे सन की बात करो, चाहे मून की बात करो, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ यूनिवर्स में, हर जगह क्या रहेगा, जी की वैल्यू फिक्स रहनी है। ठीक है ना। इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला गया है। ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा फाइनली, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन ए स्क्वायर डी स्क्वायर। देखिए एफ जो है वो बिग क्यों रहता है, जी की जो वैल्यू है, कैपिटल जी की वैल्यू आप ध्यान से देखो, 6.67 इंटू 10⁻11, माइनस में पावर जा रही है 11, यानी 0.000 अप टू
10 जीरो लगाते चले जाओ, तो इतनी कम वैल्यू का इस पूरे टर्म में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेफिनेटली फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगी। अच्छा, इस वैल्यू को अगर ओवरकम कर जाए ये टर्म, तो क्या हो जाएगा, फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा। तो मान लो M1 M2 का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जैसे सन और बात करें अर्थ की, तो M1 M2 का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे जी क्या होता है, जी कम पड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू M1 M2 का प्रोडक्ट, तो फोर्स क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलता है। तो हम सोच रहे होंगे कि मून और जो है सन या मून और अर्थ की बात क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे सन और अर्थ की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, जो सन और अर्थ के बीच में लग रहा है वो भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही, यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर करने हैं उनके बीच में एक फोर्स लगना ही होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैंने यहाँ पे बात की है सन और अर्थ की, यू नो दैट जो अर्थ है वो क्या कर रही है, सन के अराउंड रोटेट कर रही है, ठीक है। तो जो रोटेशन के लिए जो उसके पास जो फोर्स आ रहा है, ठीक है ना, सर्कुलर रोटेशन के लिए जो उसको फोर्स मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा होता है, वो मिल रहा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है। जो रोटेशनल मोशन के लिए जो उसको फोर्स मिल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कहाँ से मिल रहा होता है, वो मिल रहा होता है मून और अर्थ के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब यहाँ पे इतना बड़ा अर्थ एक सन के अराउंड मूव कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्यों, क्योंकि उन दोनों का जो मास है सन और अर्थ का, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू इस कैपिटल जी से। हालांकि डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो मास का प्रोडक्ट है वो ओवरकम करा जा रहा है इन सबको। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या काफ़ी ज़्यादा है, उस वजह से क्या मिल रहा है, उसको ग्रेविटेशन फोर्स मिल रहा है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, ठीक है ना। मून और अर्थ के बीच में यही कहानी है, ठीक है ना, जिसकी वजह से अर्थ क्या हो रही है, अर्थ मून को घुमाई जा रही है, ठीक है। और अगर ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो जाए, M1 M2 का प्रोडक्ट काफ़ी स्मॉल हो जाए, तो जी ओ है वो डोमिनेंट हो जाएगा। जी की वैल्यू फिर क्या होगी, कंसीडर होगी, क्योंकि मान लो 2 किलोग्राम लिया, यहाँ पे 10 किलोग्राम लिया, तो उसके कंपैरिजन में जी की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, यानी नेगेटिव में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ओवरकम कर जाएगा इसको, तो वहाँ पे फोर्स क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स है वो डिपेंड करता है कि M1 M2 का प्रोडक्ट क्या है और डी की वैल्यू क्या है, वो जी को डोमिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब जी पे ओवरकम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर जी से वो ज़्यादा आ रहा है तो एफ़ क्या होगा, आपको फील होगा, महसूस होगा ऑब्जेक्ट के बीच में। और अगर मान लो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कम है, तो जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू के प्रोडक्ट की बेस से एफ़ क्या क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा कम पता चलेगा, यानी पता भी नहीं चलेगा। जैसे दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो आ रहा होता है फोर्स, ठीक है, वो पता भी नहीं चलता है, चेयर्स के बीच में, दो पर्सन के बीच में, दो ट्रीज़ के बीच में, तो पता भी नहीं चलता कि जी की वैल्यू क्या है वहाँ पे, ज़्यादा नेगेटिव कर रही है चीज़ों को, ठीक है, यानी कि पावर जो है -10⁻11 में जा रही है। अगर मान लो M1 M2 का प्रोडक्ट क्या है, ज़्यादा है इन द केस ऑफ सोलर सिस्टम, तो वहाँ पे जी क्या होता है, फिर निग्लिजिबल कंसीडर हो जाता है वहाँ पे। और एफ़ जो है वो क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो वहाँ पे वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होता है। तो ये होता है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट किसका, ग्रेविटेशन फोर्स का, जो कि वीक होने के बावजूद भी क्या है, स्ट्रॉन्ग नेचर कंसीडर कर रहा है, जो कि डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है M1 M2 के प्रोडक्ट पे और डी प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि अगर M1 M2 का प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया, जो जी को ओवरकम कर जाए, तो एफ़ की वैल्यू फील होती है, पता चलती है। लेकिन अगर M1 M2 और इन सब का प्रोडक्ट जो है वो कम हो गया इससे काफ़ी ज़्यादा, तो एफ़ आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये होता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना, ओके, जो कि पूरे यूनिवर्स में हर जगह क्या हो रहा था, एप्लीकेबल होता है, हर जगह लग रहा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये सेंट्रल फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर में, और ये M1 M2 के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, डी बीच के गैप पे डिपेंड करता है, और ये वैल्यू जो है वो यूनिवर्सल क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।